गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। समझ में ये बात? ठीक है। तो मैंने बताया कि सदिश क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले मैंने बात की थी सदिश क्षेत्रफल। किसकी बात की थी? सदिश क्षेत्रफल। ध्यान से सुने, सदिश क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। सदिश क्षेत्र एरिया हम बात करते हैं एरिया वेक्टर। किसकी बात करते हैं? एरिया वेक्टर की बात करते हैं, सदिश क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखो सदिश क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने बताया कि सदिश राशि यदि क्षेत्रफल है तो वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और सदिश क्षेत्रफल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश क्षेत्रफल को अल्पांश क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल। जहां भी अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं तो वो कैसी राशि होगी? यहाँ सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि। समझ में आई बात? क्षेत्रफल है अदिश राशि, लेकिन सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे ए वेक्टर से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? ए वेक्टर से। समझ में नहीं बात? कैपिटल ए वेक्टर से व्यक्त करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी दिशा उसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? मान लिया कि ये कोई पृष्ठ है, ये कोई क्षेत्रफल है, इसके तल के पृष्ठ के तल के लंबवत इसकी दिशा होती है, सदिश क्षेत्रफल की दिशा होती है। जैसे मैंने कि ये मेरी हथेली है, इसका ये कोई तल हुआ तो इसकी जो लंबवत डायरेक्शन होगी, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, वो किसकी दिशा होगी? सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे मैंने बात की, ये कोई सीट है अपनी, ये कोई सीट है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है एस। यहाँ मैंने कोई अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल मैंने ले लिया है ds। कितना ले लिया है? ds। तो यहाँ हमारे पास जो सदिश क्षेत्रफल बनेगा वो बन जाएगा ds वेक्टर। कितना बन जाएगा? ds। कितना बन जाएगा? ds। ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये तल है, गोल तल है, तो ये यहाँ पर हम कोई भी क्षेत्रफल मान ले, ठीक है, कोई भी क्षेत्रफल ले और वो सदिश क्षेत्रफल ले, अल्पांश क्षेत्रफल ले, तो उसकी दिशा हमेशा कहाँ होगी? तल के लंबवत होगी। कहाँ होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। कहाँ होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। ये बहुत ही विशेष ध्यान देना है आपको कि जो सदिश क्षेत्रफल होता है, एरिया वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन होती है तल के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी विद्युत फ्लक्स की। किसकी बात की थी? विद्युत फ्लक्स की। ठीक है। बात की थी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लिया ये हमारा कोई सदिश क्षेत्र, ये कोई तल है। समझ में आई बात? और ये तल विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही है। समझ में नहीं बात? ठीक है। ये कोई तल है और इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रवेश कर रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस तल से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है, उनकी संख्या क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। किसी भी कोई भी क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल कोई भी सतह है, कोई भी तल है, उसको यदि विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अच्छा कैसे गुजरनी? अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ में आई बात? किसी तल से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ में आई बात? जैसे मैंने देखी ये कोई प्रश्न है अपना, ये कोई प्रश्न है, ठीक है, समझ में आई बात? अब इससे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। और यहाँ कोई हमारे पास मैंने इसमें कोई अल्पमान क्षेत्रफल ले लिया जिसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर ds ले लिया ds, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाएगा? ये मान लिया ठीक है, कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? ठीक है। समझ में आई बात? मैंने कहा कि जो विद्युत क्षेत्र है, अब विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपको पता है,
जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। ठीक है, तो कोई ये प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो उनकी संख्या क्या कहलाएगी, इस प्रश्न का फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्लक्स। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक, और जब ये प्रवेश करेंगी, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक। समझ में आई बात। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि यदि मैं इसके फैक्टर करूं, ठीक है, तो इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन सा आएगा, ds cos थीटा आएगा। ठीक है, और लंब दिशा में कौन सा आएगा, ds sin थीटा आएगा। तो थीटा लगा हुआ है, उधर क्या आता है, cos आता है, तो ds cos थीटा। ठीक है, तो ये किसकी दिशा में है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं phi e, फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं, phi e से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, phi e से। तो मैं लिख सकता हूं इसको phi e बराबर में e ds cos थीटा। समझ में ये बात। ठीक है, अब cos थीटा आ रहा है, तो यदि इसको सदिश रूप में, ये कैसी राशि होती है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और जब आप दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बिंदु गुणनफल करते हैं, तो कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूं phi e बराबर में e वेक्टर डॉट में ds। समझ में आई बात। ये आप क्या बन जाएगा, स्पेशल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैंने इसके बहुत सारे, अगर बहुत बड़ा प्रश्न है, ये तो मैंने एक अल्पांश की बात की थी, यदि संपूर्ण प्रश्न के लिए निकाले तो बेटा संपूर्ण प्रश्न के लिए यदि निकालते हैं तो अपने पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा phi e बराबर में समाकलन कर देंगे e वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। आपको पता है कि यदि संपूर्ण प्रश्न का जब हम निकालते हैं, ठीक है, जब हम संपूर्ण प्रश्न का कोई फ्लक्स निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ में आई बात। अब आगे यदि बात करें कि यदि हमारे पास जो प्रश्न लिया है वो चारों तरफ से बंद है, एक क्लोज सरफेस है, कैसी सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो जब क्लोज सरफेस होती है, बंद प्रश्न होता है, तो बंद प्रश्न के लिए phi e फ्लक्स होता है phi e बराबर में, ठीक है, बंद समाकलन। ठीक है, यहाँ समाकलन में व्रत लगा देते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। ये बात आपको समझ आएगी। यहाँ से मैंने बहुत सारे आपको फॉर्मूले बताए विद्युत फ्लक्स के, किसके बताए, विद्युत फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अच्छा, इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक इफेक्ट क्या होगा, देखो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम इनटू में क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। तो न्यूटन बटे कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर, या होगा इसका वोल्ट इनटू मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, वोल्ट इनटू में मीटर। ये मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें इसके बारे में बता चुका। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, phi e बराबर में e ds cos थीटा, या फिर phi e बराबर में e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, यदि अल्पांश क्षेत्र है तो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प, तो क्या लगाएंगे यहाँ d फाई लगाएंगे। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ से आपको फ्लक्स के बारे में पता चल गया, सदिश क्षेत्रफल के बारे में पता चला। अब यहाँ हम आगे बात कर लेते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बेलन है और एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वो ई वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, ई वेक्टर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर है 2.2, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बहुत सारे इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये आ जाएगा 2.2। एग्जाम्पल नंबर 2.2 की हम यदि बात करें तो ये क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर में, एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। समझ में आई बात। ठीक है, तो प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित मतलब गुजरने वाला कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। समझ में क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आई बात। तो देखो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। मान लिया मैंने सबसे पहले मैं एक बेलन ले लेता हूँ। ठीक है, तो बेलन ले लेता हूँ। अच्छा, एक बात बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये बेलन है,
ये आपका हुआ बेलन, ठीक है। तो बेटा ये बेलन की क्या होगी, अक्ष। समझ में ये बात, ये बेलन की क्या होती है, अक्ष। बेलन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ के आए हैं कि बेलन के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता, 2 होते हैं वृत्ताकार और ये 2 होते हैं वृत्ताकार। कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं और ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये जो बेलन का भाग है ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये बेलन का भाग क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो कितने पृष्ठ हुए बेलन के, 3 पृष्ठ हुए, 2 तो वृत्ताकार पृष्ठ हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। समझ में बात। और ये बेलन की क्या होगी, अक्ष होगी। ये बेलन की क्या होती है, अक्ष। समझ में बात, ठीक है। बेलन को समान 2 भागों में विभाजित कर रही है, तो ये क्या होगी, अक्ष होगी। तो मैंने बात की कि बेलन है, कोई भी बेलन है, तो यदि हम बात करें बेलन, ठीक है। तो मैंने ये बेलन लिया, ये लिया मैंने बेलन, ये मैंने एक बेलन लिया, ठीक है। और ये बेलन की क्या हुई, अक्ष हुई। ये बेलन की क्या हुई, अक्ष। अब ये बेलन है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को आप पता है किससे दर्शाते हैं, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाते हैं। तो मैंने इसको दर्शा दिया समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र लिया है आपने, ठीक है, उसकी जो दिशा है, समझ में नहीं बात, विद्युत क्षेत्र जो लिया है आपने उसकी जो दिशा है बेलन के अक्ष की दिशा में है। बेलन के अक्ष के अनुदिश से, आप इधर होगी या फिर इधर ले सकते हो, कोई सी भी साइड आप ले सकते हो, लेकिन अक्ष के अनुदिश लेंगे। कैसे लेंगे, अक्ष के अनुदिश लेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र ये है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो बेलन के अक्ष के अनुदिश ई वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया। ये हो गया आपके पास विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो बेलन है किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। जब ये बेलन किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इससे बहुत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब गुजरती हैं तो क्या उत्पन्न होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो ये सिद्ध करना है कि इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। समझ में आई बात। तो देखो हम करते क्या है, इसका प्रोसेस क्या है कि ये बेलन है 3 भागों में बांट देते हैं इसको। ये 3 भागों से जो बना हुआ है, 2 तो वृत्ताकार भाग है, समझ में आई बात, 2 कैसे भाग है, वृत्ताकार भाग है, और एक कैसा है, वक्र पृष्ठ। तो देखो मैंने देखी ये बेलन है, ध्यान सुनो, जैसे मैं चौक की तरफ देखो इसको, ये बेलन है। तो देखो एक तो इसका वृत्ताकार भाग ये रहा, ठीक है, एक भाग ये रहा वृत्ताकार और एक भाग ये रहा। ये पृष्ठ का कहलाएगा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जो ये पृष्ठ का कहलाएगा वक्र पृष्ठ। समझ में आई बात, ध्यान से दोबारा सुनिए एक बार। किसके कितने पृष्ठ हुए, इसके 3 पृष्ठ हुए। एक तो ये हुआ वृत्ताकार भाग, एक वृत्ताकार भाग इधर का हुआ, समझ में आएगी बात। और ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीनों भागों पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं अपने हिसाब से। एक अल्पांश, एक सदिश क्षेत्रफल मान लेते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं। समझ में आएगी बात। तो देखो मैंने यहाँ एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, ये मैंने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। एक अल्पांश क्षेत्र मैंने इस भाग में ले लिया, समझ में आई बात, ठीक है। एक अल्पांश क्षेत्र मैंने यहाँ लिया और एक अल्पांश क्षेत्र मैंने यहाँ लिया, और एक ले लेते हैं वक्र पृष्ठ, नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, टोटल वक्र पृष्ठ ले लेते हैं। एक मैंने यहाँ ले लिया, ये मैंने एक ले लिया, समझ में आई बात, ठीक है। तो मैंने 3 भाग बना लिए इसके। अब जब मैंने ये लिया, ये यहाँ मैंने अल्पांश लिया और मैंने इसका नाम दे दिया ds, इसका नाम दे दिया मैंने, इसका ds नाम दे दिया। तो अल्पांश मैंने ऐसे ऐसे अल्पांश लिए, ध्यान सुन लिया, ऐसे मैंने अल्पांश लिए। जैसे कि हम बात करें, ये हमारे पास कोई चौक है, ठीक है। तो मैंने देखो एक तो इस पृष्ठ पे अल्पांश लिया है, एक इस पृष्ठ पे अल्पांश लिया है, एक का लिया है वक्र पृष्ठ पे। समझ में आई बात। अब अल्पांश की दिशा देखो, यहाँ जब मैं अल्पांश लूंगा तो मैंने कही कि अल्पांश की ये तल है, ये क्या है, तल, बेलन का ये तल है, ठीक है। देखो ये तल है, इसको इस पृष्ठ का ये तल है, तो तल के लंबवत भार की ओर होगी। समझ में आई बात, तल के लंबवत भार की ओर। तो इस अल्पांश की दिशा भी कहाँ होगी, तल के लंबवत भार की ओर होगी। और
और ये होगा ds कितना होगा ds। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों एक ही दिशा एक ही ओर है तो यहाँ थीटा कितना बनेगा? तो क्षेत्र और अल्पांश के मामले में थीटा कितना बनेगा? थीटा बराबर में 0 डिग्री। कितना बनेगा? थीटा बराबर में 0 डिग्री। और इसको दे देते हैं हम भाग S1 दे दिया। क्या दे दिया? S। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, यहाँ एक अल्पांश लिया तो ये तल है, तल समझ रहे हो, ये तल है इसका, और यहाँ मैंने कोई अल्पांश ले लिया है, क्षेत्रफल ले लिया है, ठीक है। तो इसकी दिशा तल के लंबवत भाग की ओर, तो मैंने इसकी दिशा यहाँ में और कैसे बनाऊंगा? तो तल के लंबवत कहाँ होगी? भाग की ओर। बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसे ही है और इसकी दिशा तल के लंबवत भाग की ओर, ds की दिशा भी ऐसे ही है। तो थीटा कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। यदि यहाँ बात करें तो यहाँ बात करें, देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे है ही पहले से, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होगी। अगर यहाँ बात करें तो इस पृष्ठ में देखें, ये पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है, यहाँ मैंने कोई अल्पांश लिया तो ये अल्पांश, यहाँ कोई मैंने अल्पांश लिया तो इसकी दिशा में कहाँ होगी? तल। ये तल है, समझ में नहीं आ रहा? ये क्या है? तल है, तल के लंबवत बाहर की ओर, तो इसकी दिशा में तल के लंबवत, इधर तो हो नहीं सकती क्योंकि बाहर की ओर होती है हमेशा, तो तल के लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर। और ये मैंने नाम दे दिया इसको ds वेक्टर। और यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल दोनों ही एक दूसरे की क्या है? विपरीत हैं। तो यहाँ थीटा कितना बन जाएगा? थीटा बराबर में यहाँ बन जाएगा 180 डिग्री। इस भाग को देते हैं S2, कितना देते हैं? S। अच्छा, एक मैंने यहाँ लिया है, एक अल्पांश मैंने यहाँ लिया, मैंने वक्त पृष्ठ पे, तो यहाँ कहीं भी ले लो आप, तल के लंबवत भाग की होगी, तल के लंबवत भाग की ओर, तो यहाँ मैंने अल्पांश लिया तो इसकी दिशा में तल के लंबवत कहाँ होगी? ds वेक्टर, ठीक, तल के लंबवत भाग की ओर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आपको पता है ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 90 डिग्री। समझ में आएगी बात? ठीक है। और इसको नाम देते हैं S3, नाम देते हैं S3, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि कोई बेलन है, हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि एक बेलन है और उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। जब इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इससे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। तो जब बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स है, वो शून्य होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। इसके लिए मैंने क्या किया? 3 पार्ट लिए, ठीक है, 3 भाग होते हैं बेलन के, 2 वृत्ताकार भाग होते हैं, 1 वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है। यहाँ मैंने कोई अल्पांश क्षेत्रफल लिया जिसकी दिशा कहाँ होगी? अल्पांश क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? तल के लंबवत भाग की ओर। तो ये तल है इसका, समझ में एक बार? जब मैंने बताया ये तल है, तल के लंबवत भाग की ओर होगी, ठीक है, ds वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा उसने कह दिया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के अक्ष के अनुदिश है। कैसे है? बेलन के अक्ष के अनुदिश। जब बेलन के अक्ष के अनुदिश, तो आप इधर ले लो या फिर इधर ले लो। मैंने इधर दिशा ली इसकी, तो यहाँ थीटा बराबर 0 होना, ठीक है। तो यहाँ इसको पार्ट, इस अल्पांश का नाम दे दिया, इस भाग का नाम दे दिया S1, यहाँ इसमें एक अल्पांश दिया ds वेक्टर। ऐसे इस भाग का नाम दिया S2, यहाँ दिया तो ds की यहाँ तल के लंबवत भाग की। बेटा ये तो बेलन है, तल की लंबवत हमेशा बाहर की होती है, तो बेलन के लिए मैंने ये रखा, ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे मैंने इसको रखा। तो एक यहाँ ये तल है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक वक्रपृष्ठ ऊपर लिया, एक यहाँ आ गया। समझ में नहीं बात? तो इसको आप फटाफट लोड करेंगे जल्दी। जल्दी नोट करेंगे फटाफट इसको। हाँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आप लिखेंगे बेलन को हम 3 भागों से बना हुआ मान सकते हैं। बेलन को हम 3 भागों से बना हुआ मान सकते हैं, 2 वृत्तीय भाग तथा 1 वक्रपृष्ठ। बेलन को हम 3 भागों से बना हुआ मान सकते हैं, 2 वृत्तीय भाग तथा 1 वक्रपृष्ठ।
बेलन को हम 3 भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, 2 वृत्तीय भाग तथा 1 वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब आता है बेलन से गुजरने वाला पुल विद्युत फ्लक्स, बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। समझ में नहीं बात? तो कुल निकालेंगे तो कितने भागों से गुजर रहा है, तो कितने भागों से प्राप्त होगा? 3 भागों से। कौन कौन से? ठीक है, तो देखो फाई बराबर फाई S1 भाग से प्लस फाई S2 भाग से प्लस फाई S3 भाग से। समझ में नहीं बात? हमारे पास फॉर्मूला है, आप जानते हैं, मैं फॉर्मूला बताया आपको। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है, ठीक है, फाई बराबर होता है समाकलन। ठीक है, पूरे पृष्ठ से निकालेंगे तो आपको पता है समाकलन ये होता है, और ये E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। समझ में बात? ये तो अल्पांश का होता है, अगर संपूर्ण भाग का निकालेंगे क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो देखो यहाँ आ जाए, बात करें तो फाई बराबर में इसका समाकलन करेंगे तो कैसे आएगा? यहाँ समाकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा? यहाँ आएगा S1 भाग के लिए E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर प्लस में यहाँ क्या आएगा? देखो समाकलन कौन से भाग के लिए? S2 भाग के लिए E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा प्लस में, ठीक है, समाकलन कौन से भाग के लिए? S3 भाग के लिए E वेक्टर डॉट में ds। समझ में बात? इस प्रकार से तीनों भागों का, यदि मैं तीनों भागों का कुल फ्लक्स निकालूं, ठीक है, तो देखो अल्पांश का फ्लक्स क्या होता है? अल्पांश के लिए होता है फाई बराबर वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, अब टोटल निकालेंगे तो क्या कर देंगे? उसका समाकलन कर देंगे। तो क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखो मैं यहाँ इसके 3 पार्ट कर लेता हूँ। सबसे भाग S1 के लिए, S1 भाग के लिए, S1 भाग के लिए यदि बात करूँ मैं तो देखो E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य क्या कोण हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ E वेक्टर ds वेक्टर E वेक्टर तथा ds वेक्टर अनुदिश है। कैसे हैं? अनुदिश है, एक ही दिशा में है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर यहाँ बात करें हम S2 के लिए तो S2 भाग के लिए यदि S2 भाग के लिए हम बात करें तो देखो S2 भाग ये तो एक दिशा में, देखो यहाँ दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। तो E वेक्टर तथा ds वेक्टर प्रति समांतर है। कैसे हैं? प्रति समांतर है, और प्रति समांतर में कोण कितना होता है? थीटा बराबर में 180 डिग्री। समझ में आएगी बात? S3 भाग के लिए बात करें तो देखो एक S3 भाग के लिए जब S3 भाग के लिए हम बात करेंगे तो देखो E वेक्टर व ds वेक्टर परस्पर लंबवत है। कैसे हैं? लंबवत है। ठीक है, कैसे हैं? लंबवत है। जब ये लंबवत है तो थीटा कितना बनेगा? यहाँ थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो सबके हम मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले सबसे पहले इसको cos थीटा बदल लेते हैं। तो देखो cos थीटा बदलते हैं, ये आपने उतार ही दिया है, इसको आप नोट करो फटाफट, इसको नोट करो। इसको नोट करके फटाफट जल्दी।
हाँ, इसको नोट करो फटाफट। तो आगे देखते हैं। अच्छा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होता है? ई ds cos थीटा होता है। तो इसको मैं ऐसे सकता हूँ फाई बराबर में समाकलन s1 ई ds cos थीटा प्लस में समाकलन s2 भाग के लिए ई ds cos थीटा प्लस में समाकलन s3 भाग के लिए कितना आ जाएगा? ई ds cos थीटा। और मेरी बात सबके लिए थीटा दे रखे हैं, s1 के लिए थीटा दे रखा है, s2 के लिए थीटा दे रखा है, सबके मान रखेंगे। देखो i बराबर में समाकलन s1 यहाँ जाएगा ई ds, ठीक है, cos 0 डिग्री, s1 के लिए कितना है? 0 डिग्री, तो 0 लगेंगे, प्लस लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे, s2 लगाएंगे यहाँ ई ds, ठीक है, cos, ठीक है, और यहाँ कितना है? 180 डिग्री। समझ में आई बात? s2 के लिए कितना कितना है? प्लस लगाएंगे, समाकलन s3 और यहाँ ई ds cos 90 cos 90 कितना जाएगा? cos 90 डिग्री। समझ में आई बात? cos 0 का मान 1 होता है, cos 180 का मान -1 होता है, ठीक है, और इसका मान आप जानते हो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो देखो आगे करते हैं हम। यहाँ क्या आ जाएगा? e को बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा i बराबर में, ठीक है, i बराबर में e को बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा ds, क्या बचेगा? ds s1 के लिए प्लस में, ठीक है, और 0 का कितना होगा बेटा? 1। अब यहाँ देखो कितना आ जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ cos 180 माइनस, तो यहाँ लगा देंगे प्लस और माइनस, क्या आ जाएगा? cos 180 माइनस 1 प्लस माइनस ई को भाग ले लिया, समाकलन s2 और यहाँ आ जाएगा ds, ठीक है, प्लस में इसका क्या होगा? cos 90 0 तो पूरा क्या हो गया? ये 0। अब मुझे बताओ ds का समाकलन आप जानते हैं, dx क्या होता है? x, तो ds का क्या होगा? s होगा। क्या होगा? s। तो भाई बराबर में इसका हो गया es, समझ में आया? ठीक है, प्लस में इसका क्षेत्रफल में s1 का जो भी है, ठीक है, इसका हो गया es, इसका माइनस में, ठीक है, इसका भी कितना हो गया? es, ठीक है, दोनों के es हो गए, प्लस में 0, es से es कट जाएगा, तो भाई बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो कुल फ्लक्स का प्राप्त हो गया 0। समझ में आई बात? कुल फ्लक्स क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी जो बेलन है एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी अक्ष के अनुदिश है, तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। समझ बात? ठीक है, यहाँ तक आप नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। ये चैप्टर का नाम लिखा है मैंने, हाँ देखो आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे, क्या आपने पा लिया होगा।
हाँ, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2.3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र, तो देखो त्रिज्या दे रखी है और एक शीट है, वृत्ताकार कोई परत है, शीट कहते हैं इसे, ठीक है, वृत्ताकार आकृति का पृष्ठ है और उसकी त्रिज्या दे रखी है r बराबर में 5 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकता हूँ 5 100 का भाग मीटर में, तो मीटर बदल जाएगा 100 का भाग दूं तो क्या आ जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है 5 गुणा विद्युत क्षेत्र E दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। इतने विद्युत क्षेत्र में कोई शीट रखी हुई है वृत्ताकार, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार स्थित है कि शीट का तल, इसका तल मतलब वृत्ताकार शीट का तल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो शीट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। समझ में नहीं बात, पारित होने वाला, पारित मतलब गुजरने वाला, ध्यान दो, ठीक है। एक शीट है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लिया, इतने एक समान विद्युत क्षेत्र में शीट रखी हुई है। जब इतने विद्युत क्षेत्र में शीट रखी हुई है, और किस प्रकार रखी हुई है, ये शीट है, आप ये मानो ये शीट है, ठीक है, तो ये शीट हुई, ये शीट हुई, तो ये शीट और विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो विद्युत क्षेत्र कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, शीट के साथ विद्युत क्षेत्र कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये ध्यान दोगे, ये पृष्ठ हुआ, ये विद्युत क्षेत्र हुआ, चौक वाला हिस्सा में विद्युत क्षेत्र, ये कोण बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो अब ये बताना है सदिश क्षेत्रफल, अब ये नहीं दिया है सदिश क्षेत्रफल, कोण कहीं आप 30 डिग्री मान ले, ये जो कोण बन रहा है, ध्यान दें, हमेशा मैंने इस फॉर्मूले में लिखा E I बराबर में E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर, क्या रहता है I बराबर में E वेक्टर E ds cos थीटा, यहाँ जो थीटा है वो सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है उसने कि जो वृत्ताकार शीट है, ये वृत्ताकार शीट है, इसके साथ विद्युत क्षेत्र कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, तो ऐसे बना रहा है, मैंने चौक के सामने ये कोण बीच में बनाया, कितना बना 30 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ मैंने सदिश क्षेत्रफल लिया, सदिश क्षेत्रफल की जैसा होगी तल के लंबवत बाहर की ओर, कैसे होगी, इस प्रकार से होगी बेटा, इस प्रकार से होगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो बताओ ये कोण कितना बना रहा है 90 डिग्री पृष्ठ के साथ, सदिश क्षेत्र कितना कोण बनाता है 90 डिग्री लंबवत होता है, और विद्युत क्षेत्र कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो बचा कोण कितना हुआ बीच का, ये हिस्सा जो बचा है कितना हुआ 90 माइनस 30, तो इन दोनों के मध्य में चौक, देखो ये चौक तो विद्युत क्षेत्र और ये जो चौक है तल के लंबवत, ये क्या है सदिश क्षेत्रफल है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्र के मध्य कोण कितना हुआ 60 डिग्री, कितना हुआ 60 डिग्री, क्योंकि 30 यहाँ तक का 30 और टोटल कितना होता है 90, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे है, ये वृत्ताकार शीट है, ठीक है, तो ये वृत्ताकार शीट कितना कोण बना रही है, ये तल के साथ बना रही है, कितना, ये तल है, मान लिया इस तल के साथ ये कोण बना रही है, ये 30 डिग्री कोण बना रही है, कितना बना रही है 30 डिग्री। अब तल के लंबवत होगी दिशा, उसकी दिशा ऐसे, ठीक है, तो तल के लंबवत ये 90, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री, कितना बचेगा 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखेंगे शीट का तल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो सदिश क्षेत्रफल का विद्युत क्षेत्र के साथ बना कोण थीटा बराबर में 90 माइनस में 30 डिग्री बराबर में
कितना आ जाएगा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री आ जाता है तो आपको कोई समस्या आनी चाहिए, तो आप फ्लक्स निकाल देंगे। फ्लक्स का आप जानते हैं कि होता है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये रखा है आपके पास आई बराबर में सूत्र होता है ई एस कॉस थीटा। पूरी जगह में पूरे यूनिट निकालेंगे ई एस कॉस थीटा। क्षेत्रफल कैसा वृत्ताकार है तो एस दे रखा है आपके पास, एस बराबर में पाई आर स्क्वायर। ये दे रखा है भैया वृत्ताकार, आपका क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर। तो मान लीजिए पाई बराबर में ई पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना बनता है cos 60 डिग्री। समझ में आ रहा होगा आपके। अब मान रखेंगे पाई बराबर में इसका मान 5 गुणा 10 की घात प्लस में 5 की गुणा में 2.14 रख दिया, इसका 3.14 रख दिया, इसका मान कितना आया 3.14 रख दिया इसका मान पाई का। और यहाँ इसका मान देखो, इसका मान कितना रहेगा आर का मान देखो बताओ, ये रहा 5 गुणा 10 की घात माइनस में 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया cos 60 का कितना होगा 1/2। समझ में आई बात। ठीक है, सबकी कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ये आपके पास i का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, i का मान आपके पास लगभग प्राप्त हो जाएगा i बराबर 1 पॉइंट आप मल्टीप्लाई कैलकुलेशन वगैरह आप करेंगे। i बराबर समझाएंगे बता रहे 1.96 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट इनटू में, ये आपके पास नाम इसका समझ में नहीं बात। ठीक है, इसको आप नोट करो। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट भैया, जल्दी इसको नोट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको ये पता है, हमेशा जब ध्यान रखो दिमाग में रखो ये, यदि तल विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बना रहा है और आपको निकालना है सदिश क्षेत्र के साथ, तो उसको 90 में से घटा दो। यदि तल के साथ कोण दिया हो तो आपको 90 में से घटाना है। समझिए, यदि विद्युत क्षेत्र का तल के साथ कोण दिया है तो आपको थीटा निकालने के लिए 90 में से उसको घटाना है। यदि तल के साथ नहीं दिया है तो आपको जो दिया है कोण वही रखना है। समझिए, यदि तल के साथ दिया है, तल के साथ विद्युत क्षेत्र कोण बना रहा है वो दिया है आपके पास। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, सदिश क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा थीटा 90 माइनस में जो भी कोण है दिया है उसको घटा देंगे, हमेशा 90 में से घटाते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, एग्जांपल नंबर 2.1 और देख लो। कुछ दिनों में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर और कुछ ज्यादा कराया करेंगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। कुल बात ये है, एक क्वेश्चन और हाँ देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 और देख लो, एग्जांपल नंबर 2.1 और। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र दे रखा है और सदिश क्षेत्रफल दे रखा है और विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र दे रखा है E वेक्टर बराबर विद्युत क्षेत्र दे रखा है 200 I के प्लस में 200 I के प्लस में 300 J के, ये विद्युत क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, और मात्रा दे रखा है इसका वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति, और सदिश क्षेत्रफल दे रखा है, सदिश क्षेत्रफल दे रखा है ds वेक्टर बराबर कितना दे रखा है ds वेक्टर, ये वेक्टर कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस 3, 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। ठीक है, और मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दे रखा है, सदिश क्षेत्रफल आपके पास दे रखा है। तो विद्युत फ्लक्स याद करना, क्या करना है विद्युत फ्लक्स याद करना। तो कोई बात नहीं, पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी विद्युत फ्लक्स याद करने में। तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है I बराबर में E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर, सबके मान दे रखे हैं। I बराबर में इसका मान दे रखा है 200 I के प्लस में 300
जे कैप। यहाँ देखो इसका दे रखा है डॉट, डॉट में देखो ये दे रखा है ये केवल जे कैप है। क्या है यहाँ जे कैप है और मीटर स्क्वायर। जे कैप दे रखा है, आई कैप वाला घटक 0 है तो आई कैप तुम्हारा 0 आई कैप इस लिखने में ले। और यहाँ दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस में 3 जे कैप। ठीक है, अब देखो आई कैप का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप का आई कैप से गुणा करते हैं और जे कैप का जे कैप से गुणा करते हैं। सदस्य में मैंने बताया आपको। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप का क्या होता है एक, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है एक। तो देखो 200 आई कैप का 0 आई कैप से किया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगा दिया। 300 का इससे किया तो देखो 300 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस में 3। समझ में आई बात। ठीक है, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो 5 दिया 15, यहाँ आ जाएगा पास भाई बराबर में 1500 बटे में, ये तो 5 दिया 15, 1500 बटे में पीछे ले जाएंगे इसको तो 1000 10 दिया तो ये कर देंगे तो से इसमें भाग देंगे कितना दे भाई बराबर में 1.5 मात्रा वोल्ट में मीटर। ये आपके पास आ जाएगा इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। आपके मैंने एग्जांपल बताए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं अगली क्लास में।